गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन what is alive and what is not alive? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. What if the dog or the cow or the man were asleep? We would still think that they are alive. But how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. अब यहाँ पर बात की गई है कि जीवित वस्तुओं की, कि ऐसी चीज़ें जो जिंदा हैं, हमें कैसे पता लगता है कि वो चीज़ें जिंदा हैं। ऑब्वियसली अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डॉग आपके सामने दौड़ रहा है या फिर काव है वो जुगाली कर रही है, यानी कि मुंह चलाती रहती है जो चारा, और एक व्यक्ति है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो हम अलग अलग लोग अलग अलग तर्क देंगे। कुत्ते को देख के बोलेंगे देखो कुत्ता चल रहा है, दौड़ रहा है, दैट मीन्स कि वो दौड़ रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है, जीवित है, इसीलिए दौड़ रहा है। काव की बात करें, उसका मुंह चल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जीवित है। फिर आदमी है वो चिल्ला रहा है, तो ऑब्वियसली वो आवाज़ उसके मुंह से निकल रही है, तो वो जीवित है। लेकिन अगर ये लिविंग बींग्स, इन सब की जो हमने बात की, अगर ये सब सो रहे हों तो इनकी सब एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। ना ही कुत्ता भौंकेगा या दौड़ेगा, ना ही काव अपनी च्यूइंग करेगी, ना ही वो व्यक्ति है वो शाउट करेगा। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? अब वो सो रहे हैं तो वी विल से दैट दे आर डेड? नो। हम तब भी देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि उनकी ब्रीदिंग यानी कि उनकी सांसें चल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो जिंदा है। लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या? प्लांट्स तो चलते भी नहीं हैं, ना ही प्लांट्स ब्रीद करते हैं, तो उनको हम कैसे जज करेंगे कि वेदर दे आर अलाइव और डेड? तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी देम ग्रीन। अब कुछ प्लांट्स को हम लोग देखते हैं कि वो ग्रीन कलर के हैं। कैसे कलर का? उनका हरा रंग है, यानी कि जो सूखे हुए होते हैं हम कह सकते हैं कि दे आर डेड। कुछ प्लांट्स आपने भी पॉट्स के अंदर लगाए होंगे, थोड़े समय के बाद वो ग्रीन रहते हैं तो ठीक है। अगर वो ब्राउनिश कलर में ढलने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि पौधा सूख रहा है, ठीक है, दैट मीन्स इट्स डेड ऑलमोस्ट। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन? अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पत्ते ग्रीन नहीं हैं, उनका कलर ही अलग होता है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये जिंदा है कि मरे हुए हैं? दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। कुछ लोग कहेंगे कि ये पौधे जो हैं, ये प्लांट्स जो हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, यानी कि हमने प्लांट जब लगाया था वो छोटा सा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, या फिर उसके अंदर जो नए नए कलियाँ पत्ते आने लगे, तो हम कह सकते हैं कि वो ग्रो कर रहा है, तो वो ज़िंदा है। कुछ लोग ये भी कहेंगे, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट ईदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो बढ़ रहा है। ग्रो करने का मतलब यहाँ पर बढ़ना, कि उस अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहा है। हमने पौधा लगाया, इस तरफ बढ़ रहा है, कोई सीधे की तरफ बढ़ रहा है, कोई इस तरफ बढ़ रहा है, तो यानी कि उसकी ग्रोथ जो है ये भी एक तरह से मूवमेंट हुआ, कि प्लांट जो है मूव कर रहा है। खासकर आपने देखा होगा जो क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, उनके यहाँ पर टेंड्रिल्स होते हैं। आपने कद्दू, जो ये लौकी रहती है, इस तरह के पौधे लगाए होंगे, स्पॉन्ज गोर्ड, बॉटल गोर्ड वगैरह, तो वो क्या करते हैं कि वो बढ़ते हैं, तो वो भी एक तरह से मूवमेंट हुआ जो हमको बताता है कि ये अलाइव है, ये जीवित है। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। अब प्लांट, हर एक प्लांट जो ग्रोथ शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो जीवित नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे प्लांट्स भी हैं जो उनकी ग्रोथ जो है वो विजिबल नहीं रहती है, वो हमें, हमारी नज़र में नहीं आती है कि वो ग्रोथ हो रही है, लेकिन फिर भी वो प्लांट्स जीवित होते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्राणी भी हैं, ऐसी बहुत सारे जानवर भी हैं जो ब्रीथ करते हैं विदाउट विजिबल मूवमेंट, यानी कि वो ब्रीथ जरूर करते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता है कि वो सांस ले रहे हैं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने दो चीज़ें सीखी कि प्लांट्स और एनिमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो हम देख कर पहचान सकते हैं, कि अगर लिविंग बीइंग है तो वो बोलेगा, दौड़ेगा, चिल्लाएगा, सांस लेगा, एक्सेट्रा। प्लांट्स की बात करें तो वो ग्रीन होंगे, मूवमेंट शो करेंगे, ग्रोथ शो करेंगे, लेकिन हर एक प्राणी, हर एक प्लांट ऐसा नहीं करता है। तो अगर हम बात करें कि विजिबल मूवमेंट के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि वो प्राणी या वो प्लांट जीवित है, तो ये काफ़ी नहीं होगा, दैट्स नॉट इनफ। तो फिर हम क्या करें? कैसे पता लगाया जाए कि कोई भी प्राणी या फिर कोई भी प्लांट जो है वो जीवित है? तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करें? तो चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया।
Movements over very small scales will be invisible to the naked eye. Movements of molecules, for example. Is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. अब यहाँ पर बताया गया है कि मूवमेंट की बात करें। चलिए, आपने एक प्लांट को तो मूव करते बड़ा होते देख लिया, उसको ग्रोथ करते देख लिया है, तो आपने समझ गए कि ये प्लांट जो है ये क्या है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, एक लिविंग बीइंग है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे मूवमेंट्स भी होते हैं जो हमारे लिए विजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो हमारे लिए विजिबल नहीं होता है। जैसे कि आप रिएक्शंस देखते हैं, जब रिएक्शंस के अंदर मॉलिक्यूल्स शेयर होते हैं, अब वाटर H2O होता है हमारे वाटर का फॉर्मूला, तो H2O जो है इसके अंदर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी होता है और हाइड्रोजन का भी होता है। तो क्या आपको वाटर के अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं? नहीं, बट वो दोनों कंबाइन होकर वाटर बनाकर हमारे सामने रख देते हैं। तो दोनों का कम्बिनेशन होता है तभी वाटर बनता है। लेकिन इस मोमेंट को हम नोटिफाई नहीं कर पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? बिकॉज इट इज़ अ मॉलिक्यूलर मूवमेंट जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब जब यही प्रश्न बायोलॉजिस्ट से पूछा जाता है या उनके सामने उठाया जाता है, तो वो बोलते हैं कि हाँ, ऐसे ग्रोथ को भी हम मूवमेंट बोलते हैं और ये चीज़ें भी अलाइव हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है उनको भी हम अलाइव मानते हैं। अब एक कंट्रोवर्सी एक वायरस के ऊपर उठती है। वायरस, जो कि मेरे ख्याल से ये नाम अभी सबको बहुत डरा रहा होगा, क्योंकि हम कोरोना वायरस के बारे में सब लोग जानते हैं कि कैसे उसने हमारी ज़िंदगी जो है एकदम तहस नहस करके रख दिया। तो वायरस के बारे में कहा गया है कि वायरस जो है वो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता है। कब तक? जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता है। वायरस डेड होता है एक तरह से देखा जाए तो। वायरस जब बाहर है तो तब तक वो ना ग्रो करता है, ना मल्टीप्लाई करता है, ना वो आपके लिए कुछ नुकसानदायक है। लेकिन जैसे ही वो किसी व्यक्ति की बॉडी में एंटर करता है, जैसे कि आप जानते हो कि अभी कोरोना वायरस की बात करें, तो जब वो वायरस बॉडी में एंटर करता है किसी व्यक्ति की, तो बॉडी में एंटर करने के बाद ये वायरस जो है ये एक्टिव हो जाता है। यानी कि जब तक बाहर है ये, तब तक ये इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही बॉडी में एंटर होता है तो ये एक्टिव हो जाता है और ये ग्रो करने लगता है, यानी कि मल्टीप्लाई होने लगता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे करके मतलब बढ़ने लगता है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो वायरस जब बॉडी के बाहर है तो वो इनएक्टिव है, वो मूवमेंट शो नहीं करता, कुछ भी शो नहीं करता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये डेड है क्या? तो ये कंट्रोवर्सी की बात है काफ़ी कि भी वायरस जो है ये जब तक बॉडी के बाहर है तो उसको डेड कहा जाए या फिर अलाइव कहा जाए। तो ये एक कंट्रोवर्सी अभी तक हमारे सामने रही है। Why are molecular movements needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them and so on. अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्यों ज़रूरी है? हम देख चुके हैं हमारी पिछली क्लासेस के अंदर कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यानी कि जीवित प्राणी जो हैं उनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से गठित होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे कि टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, और सेल्स जो होते हैं उनके भी अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। वैसे तो हम बोलते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। Because of the effects of environment, this organized, ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. अब एनवायरनमेंट के प्रभाव के कारण ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यू, सेल्स, ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगते हैं, समय के साथ साथ टूटने लगते हैं। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। लेकिन अगर ये ऑर्डर जो है ब्रेक डाउन होता रहेगा तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव, जीवित नहीं रह पाएगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग, मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स, सिंस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। They must move molecules around all the time.
अब अगर ये ब्रेक डाउन, भले वो टिश्यूज़ की बात करें, भले वो सेल्स की बात करें, अगर उनके बाद अंदर ब्रेक डाउन यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहे, वो टूटते रहे, वो ख़राब होते रहे, उनको क्षति पहुंचती रहे, उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से नुकसान उनको होता रहे, तो ऐसे में व्यक्ति जो है, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर किसी भी क्रिएचर को जीवित रहना है तो उसको इन नुकसानों को, जो भी अंदर गड़बड़ होती है, उसको मेंटेन करना, उसको रिपेयर करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। जैसे कि आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी प्रॉपर सर्विसिंग अगर आप नहीं करवाते हैं तो आप क्या पाएंगे, थोड़े समय के बाद वो गाड़ी ख़राब होने लगी। अगर आप उसको रेगुलर सर्विसिंग दे रहे हैं तो उसकी स्मूथनेस, उसके जो इंजन के पार्ट्स हैं वो सब ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि सडनली आपको एक बड़ा झटका लगेगा कि भाई गाड़ी का तो इंजन ही ख़त्म हो गया। अब आप बोलोगे मैंने तो 2 साल पहले ही खरीदी है, कैसे ख़त्म हो गया? तो आपने उसका रख रखाव नहीं किया अच्छे से। इसलिए रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग ये बहुत ज़रूरी है। आपकी गाड़ी का, साइकिल का टायर पंचर हो जाता है, अगर आप वैसे ही चलाते हैं टायर को पंचर में ही, तो क्या होगा, थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि आपका जो टायर है वो ही ख़राब हो गया, ट्यूब है वो भी ख़राब हो गई और आपको दोनों ही चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, जो कि आपको काफ़ी महंगी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप उस कम हवा वाली साइकिल के अंदर अगर आप हवा भर लें तुरंत जाकर, तो आपको इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो यही बताया गया कि रिपेयरिंग और मेंटेनिंग जो है उन स्ट्रक्चर्स की, वो बहुत ही ज़रूरी है। और सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, जितने भी हमारे आजू बाजू देखने वाली हमारी चीज़ें हैं, वो सब मॉलिक्यूल से बनी हैं। सो मॉलिक्यूल्स जो हैं उसी के चारों तरफ ये सब कुछ घूमता रहता है। Now, what are the maintenance processes in living organism? Let us explore. अब जो भी मेंटेनेंस के जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हमने देखा। अब कौन कौन से वो प्रोसेस हैं जिनसे रिपेयरिंग की जाती है, वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट टॉपिक वी गोइंग टू स्टडी इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। द मेंटेनेंस functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. जब हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्राणी है, भले वो कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे में भी उनकी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस फंक्शन जो है वो जारी रहना चाहिए और रहता भी है। Even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life processes. हम कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप क्लास में बैठे हैं या फिर आप सो रहे हैं, तो भी मेंटेनेंस का जो कार्य है वो जारी रहना चाहिए। और ये जो सारे जो मेंटेनेंस का जो प्रोसेस है, मेंटेनेंस जॉब का जो प्रोसेस है, ये परफॉर्म किया जाता है, इसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि ऐसे प्रोसेसेस जो जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। यानी कि ये प्रोसेस अगर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के नहीं हो तो ऑर्गेनिज्म विल डाई। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। अब ये जो मेंटेनेंस का कार्य है, ये मेंटेनेंस और प्रिवेंशन या फिर हम रिपेयरिंग बोलेंगे, इसको यानी कि किसी भी चीज़ को डैमेज होने से बचाने के लिए या फिर उस ब्रेक डाउन को ठीक करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आती है? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये जो एनर्जी है ये इंडिविजुअल की बॉडी के बाहर से आती है, यानी कि आती बाहर से है लेकिन रिपेयर अंदर हो रहा है, इसलिए वो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द ऑर्गेनिज्म। अब एनर्जी हमें बाहर से मिलेगी लेकिन रिपेयरिंग अंदर होनी है, तो एनर्जी का अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तो आउटसाइड द बॉडी से एनर्जी को अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कुछ चाहिए। अब ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं फूड। टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। और हमें जो एनर्जी जो बाहरी स्रोत से मिलती है उसको हम कहते हैं फूड। यानी कि जो खाना आप खाते हो उससे आपको एनर्जी मिलती है, और खाना जो है जब आप उसको खाते हो तो बॉडी में जाके वो ब्रेक डाउन होता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, और इसको हम न्यूट्रिशन भी कहते हैं। न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व, पोषण। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. अगर बॉडी साइज में ग्रोथ चाहिए, ये हमने बात की सिर्फ रिपेयरिंग और प्रोटेक्शन की, प्रिवेंशन की, रिपेयरिंग की, लेकिन अगर बॉडी साइज को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें एडिशनल रॉ मटेरियल भी चाहिए और वो भी हमें आउटसाइड से ही मिलेगा।
Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. अब अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो टोटली बेस्ड है कार्बन के ऊपर। इस कारण से जो भी फूड सोर्सेज हैं हम लोग यूज़ करते हैं खाने में, वो सब कार्बन बेस्ड ही रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। अब कार्बन सोर्सेज जो हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि वो अलग अलग तरीके से बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे आर नॉट सिंपल। तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का न्यूट्रिशनल प्रोसेस चाहिए उस कार्बन सोर्स को तोड़ने के लिए। तोड़ने का मतलब मेरा यहाँ पर है कि जब हम उस खाने को खाते हैं, उस खाना खाने के बाद क्या होता है, बॉडी में जाके वो ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन के लिए कैसा न्यूट्रिशनल प्रोसेस चाहिए वो डिपेंड करता है कार्बन सोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सिंपल का ऑपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब एकदम सिंपल, कॉम्प्लेक्स मतलब जो मिक्सचर हो, दैट इज नॉट वेरी सिंपल। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। Since the environment is not under the control of the individual organism, these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for the maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. अब जो आउटसाइड बॉडी के बाहर से जो हम एनर्जी ले रहे हैं खाने के रूप में, वो हमारी बॉडी में जाकर एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनर्जी जाएगी। अब वो जब बॉडी में जाती है तो वो एक सिंगल, एक यूनिफॉर्म, एक सेम इक्वल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में बदल जाएगा। और ये जो एनर्जी है ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए भी चाहिए और मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए और रिपेयरिंग के लिए भी चाहिए। तो ये सब जगह पर जाकर बॉडी को वो सब काम करने में हेल्प करेगा, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में, और इसके साथ साथ बॉडी ग्रोथ में भी ये मदद करेगा। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। इसके लिए बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जैसी जो चीज़ें हैं ये ब्रेक डाउन करने में, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में बहुत ही मदद करती हैं। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration. अब इसके लिए जो ऑक्सीडेशन का यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन जो कि हम हवा से, एयर में से कंज्यूम करते हैं, वो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी के अंदर बाहर से एंटर करती है तो वो ऑक्सीजन जो है वो फूड सोर्स को ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन person, people or even organisms, they take in oxygen that is needed for the breakdown of the food and to produce energy required for the maintenance and growth of the organism. इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये हमने बात की जो ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि हमारी अपनी बात करें और कोई भी प्राणी आप ले लीजिए तो उनमें क्या है कि अलग अलग जो सेल्स ज़्यादा होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। यानी कि आपको पता है कि जो बेसिक यूनिट है लाइफ की वो है सेल। सेल से बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ह्यूमन बॉडी। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट रहती है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स का क्या जो कि सिंगल सेल्ड हैं, यानी कि यूनिसेल्युलर है, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड फ्रॉम सिंगल सेल ओनली, उनका क्या? नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? अब सिंगल सेल्ड के अंदर क्या होता है
कि उनके अंदर एक ही सेल होता है। अब वो एक ही सेल है, सारे फंक्शंस वो पर्टिकुलर सेल ही करने वाला है। वही फूड को कंज्यूम करने में मदद करता है, वहीं से वो ब्रीथ करते हैं, वहीं से वेस्ट रिमूवल होता है। यानी कि ऑल द थिंग्स, ऑल द बॉडी फंक्शंस दे आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल ओनली। यानी कि ये जो पूरा बॉडी है उस ऑर्गेनिज्म का, वो वन सेल्ड बना है, एक सेल से बना है। और ये पूरी बॉडी जो है ये कंप्लीट बॉडी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। लेकिन जैसे जैसे हम साइज़ बड़ा होता जाता है और बॉडी डिज़ाइन कम्प्लेक्स होता जाता है, यानी कि डिफ़िकल्ट बनता जाता है, तो क्या होता है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं हमारी। In multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. अब हम जानते हैं कि जो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर सारे फंक्शन एक ही सेल के द्वारा किए जाते हैं और वो एक सेल जो है वो पूरा कॉन्टैक्ट में रहता है एनवायरनमेंट के। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिनका टिश्यूज़, ऑर्गन्स, जो कि अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मल्टी सेलुलर्स के अंदर सिंपल डिफ्यूजन से कुछ नहीं होने वाला। सिंपल डिफ्यूजन से कुछ नहीं होता। यानी कि जैसे अगर हम यहाँ देखें, या तो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, या तो वो अंदर आ रही है चीज़ या फिर बाहर जा रही है, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंपल डिफ्यूजन जो है वो सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगी। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of the specialized tissues. अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अलग अलग सेल से बने हुए टिश्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं दूं तो देखिए, जो हमारा लंग्स हैं वो दोनों एक अलग टिश्यू से अलग सेल से मिलकर बनी है, एंड दैट इज़ अ डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है। तो वैसे ही विंड पाइप हो गई, हमारा स्टमक हो गया, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि जो हमारा स्टमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब जो है ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और ये सब ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो ये सब स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए बने हैं। अब आप अगर बात करें ये जो हमारे सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनका काम है खाने को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो ये इनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, एयर यानी कि इनहेल करना ऑक्सीजन, उसको ब्लड में मिलाकर ऑक्सीजन को, फिर डीऑक्सीजनेट ब्लड को वापस लंग्स में पहुंचता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एक्सेस, उसको बाहर बॉडी से रिमूव करना, यानी कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। However, this poses a problem since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of the organism while all the parts of the body need them. This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. अब हमने जैसे कि पीछे देखा था, ये हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था जो कि एक ही सेल से बना है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई सारा फंक्शन जो है इस सेल के द्वारा किया जा रहा है और एक ही सेल है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन ली जा रही है तो वो ली जा रही है तो पूरे सेल में जा रही है। आपने अगर खाना खाया तो उसकी एनर्जी जो है पूरे बॉडी में जा रही है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में समस्या क्या आती है, जैसे हमने जस्ट रीड किया कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन जो है, देखिए इनटेक ऑफ ऑक्सीजन किया गया, ऑक्सीजन ली गई, खाना खाया गया तो उससे एनर्जी पैदा हुई। तो एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी को चाहिए, या फिर ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी को चाहिए। तो ऐसे में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पूरी बॉडी के अंदर वो एनर्जी या वो ऑक्सीजन वो सब पहुंचा सके। अब आप देखिए ऑक्सीजन जो है वो लेने का काम नोज़, नाक से हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो होते हुए हमारी विंड पाइप से हमारी लंग्स तक जाती है,
और लंग्स में जाने के बाद आप जानते हैं कि एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर इसी रास्ते से बाहर फेंक दी जाती है और फिर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स करके वो बॉडी के अदर पार्ट्स तक उस ऑक्सीजनेट ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये फूड और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही ज़रूरत इसकी पड़ती है। When chemical reactions use the carbon source of the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये तो हमने देखा कि कैसे इनटेक किया जाता है, कि ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन कैसे पूरी बॉडी तक चाहिए, हमको पहुंचाना चाहिए, और दूसरा फूड जो है, फूड से जो एनर्जी मिली वो पूरी बॉडी तक चाहिए, पूरी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स तक जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जानते हैं ये भी कि जब एनर्जी जनरेट होती है तो वो कैसे होती है, कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन के मिलने से। कार्बन सोर्स से मेरा मतलब है यहाँ पर फूड सोर्स जो भी है, तो इन दोनों के मिलने से हमें एनर्जी मिलती है। अब जब कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन के मिलने से जो रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन बनता है अंदर बॉडी के, उस रिएक्शन में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी पैदा होते हैं। बाय प्रोडक्ट्स मतलब कुछ हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल तो नहीं है, लेकिन वो हमें हार्म भी कर सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और ये टोटली वेस्ट होता है। अब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जो हार्मफुल चीज़ें हैं अगर बॉडी के अंदर से वो ना निकाली जाएं तो क्या हो, तो बहुत नुकसान हो सकता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब आप देखते हैं कि गाड़ी के अंदर एक साइलेंसर लगा होता है जो जिसमें से स्मोक बाहर आती है, धुआं बाहर आता है। अगर आप उस साइलेंसर को बंद कर देंगे तो यू विल फील कि गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी, उसके इंजन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो वो जो है वो आउटलेट है जहाँ से हार्मफुल गैसेज, जो कि कंबशन, जो आपके इंजन के अंदर जो प्रोसेस होता है ना, पेट्रोल डीजल जो आप डालते हो गाड़ी के अंदर, उससे एनर्जी पैदा होती है जिससे आपकी गाड़ी चलती है, जिससे उसको चलने के लिए एनर्जी मिलती है। अब उस एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन के बाद हार्मफुल गैसेस पैदा होती हैं जो कि बॉडी से बाहर, उस इंजन से बाहर फेंकी जाती हैं। किसके द्वारा? साइलेंसर के द्वारा। आपने देखा होगा साइलेंसर के अंदर से काला धुआं निकलता है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी हार्मफुल जो चीज़ें हैं उनको निकालने के लिए भी एक प्रोसेस है। अगर वो बॉडी से रिमूव नहीं की गई तो वो नुकसान कर सकती हैं बॉडी को। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के द्वारा बॉडी से हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है। Again, if the basic rules for a body designed in a multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue. तो हमने देखा कि जैसे ऑक्सीजन और फूड के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा और डाइजेस्टिव सिस्टम है, वैसे ही अब ऑक्सीजन जो है या फिर ब्लड फ्लो के द्वारा एनर्जी वगैरह, वो सब चीज़ें हमारे आगे भी हमें ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। कहाँ तक? वो हमें ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेंगी एक्सक्रीटरी टिश्यू तक भी, क्योंकि देखिए एक्सक्रीटरी टिश्यू जो है वो भी बॉडी को मेंटेन करने का काम कर रहा है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की बात करें या फिर हम एनर्जी की बात करें, वो सब चीज़ें वाया ब्लड के माध्यम से ये तीनों चीज़ें जो है, इन तीनों चीज़ों को हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्रीटरी टिश्यू तक भी, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ तक भी इसको पहुँचाना पड़ेगा। लेट अस कंसिडर दिस वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। तो ये जो प्रोसेसेस के बारे में हमने देखा, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन, यानी कि इनटेक ऑफ फूड। इन सब के बारे में यहाँ एक एक करके हम पढ़ेंगे।